Friends, welcome to Eco 401 लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना वही है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है लचक होना, एक से दूसरे में क्या फर्क पड़ रहा है। रिस्पॉन्स ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल, यानी कि अगर किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई चेंजिंग आई है या कम हुई है उसकी प्राइस या डिमांड कम हुई है, प्राइस ज्यादा हुई है, डिमांड ज्यादा हुई, कुछ भी फर्क पड़ा है, अगर किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई चेंज पड़ा है उससे दूसरा जो वेरिएबल है उससे क्या फर्क पड़ा है, वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, एक वेरिएबल के कम या ज्यादा होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल इसकी फोर टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी फोर टाइप है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फोर इसकी इलास्टिसिटी की टाइप्स हैं। लेकिन एक चीज याद रखो कि जितनी भी हमने इलास्टिसिटी को फाइंड करनी ना जिस मेथड से भी, ये हमेशा परसेंटेज के अंदर फाइंड की जाती है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली जाती। ऐसा क्यों है कि हम आगे जाके ना अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, आगे जाके बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सारी की सारी हम परसेंटेज के अंदर क्यों लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्यों नहीं, उसकी रीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे। है कम टू टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ दो इलास्टिसिटी के अंदर मैंने क्या बताया था, दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है कि चेंजिंग आने से दूसरे के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए हर एक के अंदर दो ही वेरिएबल होंगे। यहाँ दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक डिमांड दूसरा प्राइस। दो वेरिएबल, एक प्राइस और एक डिमांड। इसके अंदर क्या है कि अगर प्राइस के अंदर कितने परसेंट चेंज आया है तो उससे डिमांड के अंदर कितने परसेंट चेंज आया है, यानी कि परसेंटेज, इसका फॉर्मूला भी, इसकी डेफिनेशन भी यही है, फॉर्मूला भी इस लिहाज से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना परसेंटेज फर्क पड़ा है, टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कम या ज्यादा होने से डिमांड के अंदर कितना फर्क पड़ा है उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला मैंने यही बताया था, परसेंटेज, आप फॉर्मूला बना लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इधर वाली वैल्यू ऊपर हमेशा आती है और इधर वाला वेरिएबल नीचे आता है। इस तरह आपका सारे ये चारों फॉर्मूले बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक मिसाल दी हुई, उसने क्या दी 20% इंक्रीज इन प्राइस। ये आपको मतलब कि शॉर्ट में देख रहा है इस तरह का क्वेश्चन कि अगर 20% इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में 20% इंक्रीज हो और क्वांटिटी डिमांड में 10% कमी आए, क्योंकि आपको पता है प्राइस और डिमांड का आपस में क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम होती है, अगर प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, दोनों का आपस में क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। अब देखो 20% इंक्रीज इन प्राइस, फॉर्मूला हमारा क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो डिमांड कितनी हुई है, 10% फॉल हुई है, 10% ऊपर आ गया, नेगेटिव यानी कि कम हो रही है। और नीचे क्या फॉर्मूले में आता था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो कितनी हुई है, इंक्रीज 20%। तो 10 को 20 से आप डिवाइड, परसेंटेज से काट जाएगा, 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका भी ऐसे ही है कि प्राइस के अंदर चेंजिंग आने से सप्लाई के अंदर कितनी चेंजिंग आ रही है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कि सप्लाई के अंदर कितनी चेंजिंग आई है, टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की चेंज होने से, प्राइस चेंज होने से सप्लाई में क्या फर्क पड़ा है। तो इसी तरह आप इसी तरह फॉर्मूला बना के जैसे ऊपर बनाया, इसी तरह इसकी कोई भी अपनी बुक से एग्जांपल ले लेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर वो पूछे तो आपको आता हो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम के अंदर फर्क पड़ने से डिमांड के अंदर कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि डिमांड के अंदर कितना फर्क पड़ा है जब हमारी इनकम के अंदर चेंज हुई है, कम या ज्यादा होने से। आगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस होता है किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना, उसकी डिमांड के अंदर कितना फर्क पड़ा है, यानी कि क्रॉस प्राइस, जैसे कि मार्जिन और बटर के अंदर की प्राइस चेंज आने से हमें कंपेयर करना है कि मार्जिन के अंदर क्या फर्क पड़ा है उसकी डिमांड के अंदर, या मार्जिन की प्राइस के अंदर चेंजिंग आने से उसकी बटर की डिमांड के अंदर क्या फर्क है, यानी कि एक बिल्कुल एक जैसी जो एक दूसरे के मुतबादल हो, मार्जिन और बटर दोनों क्या आते हैं, सेम थे, एक दूसरे के अल्टरनेटिव हो सकते थे,
तो मार्जिन के प्राइस के अंदर फर्क पड़ने से बटर में कितना फर्क पड़ रहा है, डिमांड में फर्क पड़ रहा है ये देखना, या बटर में प्राइस आने से मार्जिन के अंदर कितना डिवाइड पर चेंज आ रहा है वो देख। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ स्पेसिफिक गुड, किसी खास गुड फॉर एग्जांपल बटर कह लो, परसेंटेज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड, यानी कि रिलेटिव गुड मार्जिन, कि किसी एक की प्राइस के अंदर फर्क पड़ने से उस जैसी दूसरी चीज के अंदर क्या डिमांड लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, कम कर दी है, क्या किया एक की प्राइस बढ़ने से। ठीक है, अब देखो ये आगे यहाँ क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि हमने इलास्टिसिटी हमेशा किसके अंदर लेनी है, परसेंटेज के अंदर। यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, व्हाई वी यूज परसेंटेज चेंज रेदर देन एब्सोल्यूट चेंज। तो परसेंटेज के अंदर क्यों वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट के अंदर क्यों नहीं ले सकते। नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटी वेरिएबल्स। टू क्वांटिटी वेरिएबल्स का मतलब आप दो वेरिएबल ले लो, प्राइस और क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा मेजर की जाती है यूनिट्स के अंदर, और डिमांड वगैरह किससे मेजर की जाती है, प्राइस के अंदर। पीस प्राइस किसके अंदर, पीस के अंदर होती है। तो अगर दोनों के अंदर चेंजिंग का बताना है, एक यूनिट्स के अंदर बता रहे हैं, दूसरा रुपीस के अंदर बता रहे हैं चेंजिंग, तो वो क्या होगा, उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो अगर दोनों ही कह दें कि जी उसके अंदर 50% चेंज आने से उसके अंदर 100% चेंज आ गया, या उसके 100% फर्क पड़ने से उसके अंदर 50% चेंज आ गया, तो ये क्या इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसीलिए एक ही यूनिट देखा गया ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दे, ताकि यूनिट्स और पीस वाला कोई चक्कर ही ना रहे, सिर्फ परसेंटेज के लिहाज से बताएं और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ टू, ठीक है, ये टू क्वांटिटी, एक डिमांड और एक पीस वाला। अवॉइड द साइज ऑफ यूनिट्स टू बी चेंज्ड। साइज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसने ना टू पहले पीस 2 से 4 जंप कर लिया है, आपने 2 से 4 जंप कर लिया, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट कहूं जी उसने 50% से 100% जंप किया, अगले स्टेप में उसने 100% जंप किया, तो ये क्या इजीली अंडरस्टैंडेबल हो रहा है कि 2 से 4 समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 100% क्या है तो वो इजीली फर्क पड़ रहा है। हेल्प टू डिफाइन बिग और स्मॉल चेंज, थोड़ा या ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उसने इस टेस्ट के अंदर ना पहले 2 मार्क्स लिए थे, अब 4 मार्क्स लिए हैं, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अगर मैं कहूं कि उसने 100% इंप्रूवमेंट की है, तो इस मीन कि उसने बहुत ज्यादा चेंजिंग की है, बिग चेंज है या स्मॉल चेंज है, वो परसेंटेज से हमें आसानी से पता चल सकता है, यानी कि 100% चेंज उसने ये चीज कर ली है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी इन आवर डेली लाइफ, टुडेज लाइफ। इलास्टिसिटी का हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल है। नंबर 1, कुछ जो फर्म्स है ना उसने अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखना होता है कि अगर हमने कोई एडवर्टाइजिंग की है, एडवर्टाइजिंग की है, तो एडवर्टाइजिंग कराने से अगर की है किसी चीज की, तो उसकी प्राइस के अंदर और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कितना फर्क पड़ा है। और कुछ फर्म, नंबर 2, कुछ फर्म भी ऐसी हैं जो अपनी डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से क्या करती हैं, प्राइस चेंज करती हैं। और गवर्नमेंट ने, नंबर 3, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज करना हो तो वो भी किस लिहाज से देखते हैं कि अगर मैंने टैक्स लगाया है तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्क पड़ा है या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में फर्क पड़ा है। और नंबर 4, अगर गवर्नमेंट ने अगर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है तो वो कौन सा टैक्स लगाएगी, ऐसा टैक्स लगाएगी जिसमें लो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, क्योंकि डिमांड का लिंक किसके साथ होता है, पब्लिक के साथ होता है। इसी तरह अगर वो टैक्स इंपोज करना चाहती है इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर, उनके ऊपर बर्डन डालना चाहती है, फिर वो किसको देखेगी, लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट पे लगाना चाहती है, वहां पे बर्डन डालना चाहती है, तो फिर वो किसको देखेगी, लो प्राइस प्रोडक्ट ऑफ डिमांड। लेकिन अगर प्रोड्यूसर पे लगाना चाहती है तो फिर किसको देखेगी, लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देख के वो लगाएगी। आगे इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी, ये हम नीचे डेफिनेशन से पढ़ेंगे पहले, लेकिन ये आप एमसीक्यू से याद रख लो। इलास्टिक स्लोप होती है, इस चीज को कहते हैं स्लोप, कि स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों का याद रखना है क्या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स यानी कि उल्ट, अगर वो कम है तो वो क्या होगा, ज्यादा, अगर वो ज्यादा है तो वो कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड इंफिनिटी है, नहीं पता कहां तक है, तो इलास्टिसिटी इज 0, इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। वाइस वर्सा का मतलब अगर डिमांड जो है वो 0 है तो फिर इलास्टिसिटी क्या होगी, वो इंफिनिटी होगी। ठीक है, फिर उसका पता नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल यहां देखो, पहले अगर प्राइस 1 थी, इलास्टिसिटी की बात हो रही है, ये पहले आप डेफिनेशन देख लो।
टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, या वो फाइंड करने के लिए कह सकता है इफ प्राइस इज 50 एंड क्वांटिटी टू डिमांड इज 70, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो आपने क्या करना है, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू का आ जाएगा, वो आप फॉर्मूला से निकाल लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब है लचक होना किसी चीज के अंदर, किसके अंदर, डिमांड के अंदर। यानी कि अगर डिमांड प्राइस के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, प्राइस फॉर एग्जांपल पहले टूल पीस, ये आगे जाके ना मैं एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा, डायग्राम और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहां देख लो बस इसकी डेफिनेशन के, अगर प्राइस के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ी सी ज्यादा हुई है, लेकिन डिमांड क्या हुई है, बहुत ही ज्यादा कम हो गई, थोड़ी सी गवर्नमेंट ने या प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ाई है, लोगों ने उसको लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया, बहुत ज्यादा मजबूरी के तहत ले रहे हैं, तो इससे हम कहेंगे इस चीज के अंदर डिमांड इलास्टिक है। और उससे प्राइस अगर बढ़ी है तो हमारी रेवेन्यू क्या होती है, आमदनी होती है, तो आमदनी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन इलास्टिक डिमांड जो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़ी है तो डिमांड के अंदर क्या होगा, बहुत ही स्मॉल इफेक्ट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आई। फॉर एग्जांपल, और इससे पहले देखो प्राइस बढ़ने से हमारी आमदनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ी है फिर भी डिमांड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा? ये होता है नेसेसिटी गुड्स के अंदर। नेसेसिटी यानी कि जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल फ्लोर, आटा है, अगर आटे की एक आटा क्या है, बेसिक जरूरत है, चाहे लोग भूखे रह रहे, कुछ भी हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूज तो करना ही करना है, वो तो लाने, जितना वो खाना है उतना ही खाना है। तो अगर प्राइस वो बढ़ भी जाएगी तो फिर भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 किलो आटा ला रहा था तो फिर भी वो क्या करेगा, 10 किलो, अगर बहुत ज्यादा उसको मजबूरी है तो 8 किलो कर देगा। तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने से भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, बेसिक नेसेसिटी, जो बुनियादी जरूरियात होती हैं, उन्हें कहते हैं कि इसके अंदर इलास्टिक डिमांड है। अब हम आगे जाके पढ़ते हैं इनको डायग्राम के साथ, ठीक है, वो मैं आगे समझाता हूँ आपको। इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इन इलास्टिक डिमांड कर्व के आप एग्जांपल देखते हैं। इन इलास्टिक डिमांड कर्व हमने क्या पढ़ा था, इन इलास्टिक जिसके अंदर लचक ही ना हो, यानी कि प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा लेकिन क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, वो मैंने बताया था। जैसे आटे में, अगर आटे की कीमत के अंदर बहुत ज्यादा फर्क भी पड़े तो फिर भी उसकी क्वांटिटी लेने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा कम फर्क पड़ेगा, बहुत कम, लेकिन जिससे कोई इतना माइनर फर्क होगा कि वो कोई खास काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल पहले, फॉर एग्जांपल उसकी कीमत कितनी थी, 10 थी, तो लोग कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, 90। जब उसकी प्राइस हुई 6 तो सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ा है 100 का, ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा कम हुई है, तो क्या होगा, उस क्वांटिटी के अंदर बहुत ही थोड़ा फर्क पड़ा है। इसे कहते हैं कि इसके अंदर, इस डिमांड के अंदर क्या थी, इनइलास्टिक थी, कि उसके अंदर कोई लचक नहीं थी, कि प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा भी चेंजिंग आ जाए पर डिमांड के अंदर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इसका फॉर्मूला देख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देख लो 90 माइनस 100 यानी कि कितना फर्क पड़ा है, 90 से फिर कितना हो गया, 100 हो गया, तो पहले कितना था, बेस कितनी थी, 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस कितनी थी 10 माइनस बाद में कितनी होगी 6 डिवाइडेड बाय जो इसकी बेस थी प्राइस की। तो जब आप इसको माइनस वगैरह और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इसको उल्ट कर दोगे तो फिर ये सोल्व करके ये आएगा, अगर ना आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। इलास्टिक डिमांड कर्व, ये था इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या था कि थोड़ी सी प्राइस कम हुई है तो लोगों ने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा लेकी लेनी शुरू कर दी है, ठीक है। वो तो क्या था, आटा था, आटा वगैरह में कि आटे के अंदर बहुत ज्यादा कम भी कीमत हुई है ना, तो फिर भी लोगों ने जितना आटा लेना है वो लेना ही लेना है। ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो उससे सब्जियां वगैरह पड़ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसी तरह ये किसकी मिसाल है, फॉर एग्जांपल जब सेल लगती है या इतवार बाजार, जुमे बाजार, सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह होता है, तो प्राइस में आपने कभी गौर से देखना, सेल के अंदर उसके बहुत ही माइनर सा फर्क होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बोरियों भर भर के
बहुत ही ज्यादा मकदार में लेना चीज को शुरू कर देते, चाहे ना भी जरूरत हो फिर भी डबल ट्रिपल उसकी क्वांटिटी लेना शुरू करते हैं। जुमे बाजार ख्वाब में क्या होता है, थोड़ा सा माइनर सा कीमत में फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता अगर देखा जाए तो, लेकिन लोग उनसे क्या कर रहे होते हैं, फुल बोरियों की बोरियां भर के चीजें लेके जा रहे होते हैं। तो क्या होगा, वहां पर प्राइस सिर्फ फॉर एग्जांपल 7 से 6 से थोड़ी सी फर्क पड़ा है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उसको बहुत ही ज्यादा लेना शुरू कर दिया। तो वहां हम कहेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये क्या इलास्टिसिटी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लचक है। आर्क इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी के अंदर आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है किस लिहाज से ये मैंने क्लियर किया, एवरेज के लिहाज से। ये एवरेज इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ डिमांड, तो डिमांड कर्व पे 2 पॉइंट्स है, एवरेज की सूरत में कोई चीज फाइंड करना आर्क इलास्टिसिटी क्या एवरेज की शक्ल में। बाकी में एवरेज नहीं था, इसका फॉर्मूला भी देख लो, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्वांटिटी, क्योंकि बाकी फॉर्मूला के अंदर एवरेज नहीं आया था, लेकिन इसके अंदर क्या है, एवरेज निकाल के फिर उसकी प्राइस लिखनी है। पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिक जैसे कि नाम से जाएगा, पॉइंट मतलब थोड़ा सा, पॉइंट क्या है, थोड़ा सा होता है, डॉट सा। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही है, चेंज इन प्राइस वेरी स्मॉल, यानी कि जिसकी प्राइस के अंदर बहुत ही कम फर्क पड़े, कोई डिमांड वगैरह चेंज होने, तो उसे कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ना, सिर्फ स्मॉल सा किसी चीज के अंदर चेंज आना, तो उसे कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। ये एग्जांपल देख लो, ये आपने असाइनमेंट में भी सॉल्व की थी, यहां दोबारा से बताता हूं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 60 माइनस 15p प्लस p2 है, तो प्राइस हमने फॉर एग्जांपल 4 ले रहे हैं यहां पर 0 1 2 3, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 0 लेके पुट कर रहा हूं, प्राइस 1 2 3 लेके आपने खुद सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल जब मैंने 0 प्राइस पुट की, क्वांटिटी वैसे 60 वैसे माइनस वैसे 15 वैसे, p की जगह पर क्या आ गया 0 आ गया, प्लस फिर p की जगह पे 0 ऊपर स्क्वायर वैसे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60। p1 p2 और p3 के साथ आपको खुद सोल्व करना है, मैं आंसर बता रहा हूं, ये आएंगे कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जाएंगे उनकी क्वांटिटी कम आती जाएगी। जब प्राइस 1 होगी वो 46 हो जाएगी, जब 2 होगी 34, जब 3 पुट करोगे तो 24 आ जाएगा। इसका एक ग्राफ देख लो, फॉर एग्जांपल जब मेरी प्राइस 0 थी तो क्वांटिटी कितनी थी 60 थी, फॉर एग्जांपल जब प्राइस 0 थी तो क्वांटिटी कितनी थी 60। इसी तरह जब मैंने प्राइस 1 की तो मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 46, जब प्राइस 1 होगी तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी ये 46 हो जाएगी। इसी तरह जब प्राइस 2 होगी तब क्वांटिटी कितनी होगी 34, ये प्राइस 2 थी तो ये क्वांटिटी कितनी होगी 34 के बराबर पे लगा देना आपने। जब प्राइस 3 होगी तो वो कितनी हो जाएगी 24। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, प्राइस के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो उसके आगे डिमांड के अंदर उसके ऑपोजिट चेंजिंग आ रही है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड के अंदर क्या हो जा रही है, कमी आती जा रही है। इसी तरह ये आपने असाइनमेंट के अंदर सोल्व किया था, यहाँ देख लो क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 60 माइनस 15p प्लस p2। सबसे पहले हम इसका लेने लगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। डेरिवेटिव किस लिहाज से लेने लगे हैं, प्राइस के लिहाज से, सिर्फ मीन कि जिसके अंदर प्राइस आता है सिर्फ उसी के अंदर चेंजिंग हम लाएंगे, बाकी के अंदर चेंजिंग नहीं लाएंगे। फॉर एग्जांपल 60 तो कांस्टेंट है, 60 के आगे वैसे ही आ जाएगा, माइनस 15 कोफिशिएंट वैसे क्या करते हैं कि जो ऊपर पावर होती है पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर पावर कुछ नहीं थी 1 थी, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में से क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि पावर स्टार में मल्टीप्लाई होगी पावर में से 1 माइनस, तो p 1 माइनस। इसी तरह वहां पावर क्या है 2 है, 2 को स्टार में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और पावर में से 1 माइनस हो गया। इसी तरह माइनस 15 वैसे 1 में से 1 माइनस किया 0 प्लस 2 1 सा 2, 2 में से 1 निकाला 1। अब जिसकी पावर में 0 वो इज इक्वल टू किसके होता है 1 के, तो ये क्या आएगा माइनस 15 प्लस 2p। अब इसके अंदर हमें इसकी कीमत निकालनी है, तो प्राइस की जगह पर फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं 3 है, कोई भी आप अपने पास से ले सकते हो, इससे डजंट मैटर, तो उसने नहीं दी हुई तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। माइनस 15 वैसे ये माइनस 15 वैसे प्लस 2 वैसे और p की जगह पर 3 आ गया, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -9। इसी तरह फिर आप अब क्वांटिटी, पहले तो उससे डेरिवेटिव के अंदर प्राइस पुट की थी, अब क्वांटिटी के अंदर प्राइस पुट कर रहे हैं 60
वो ये जो ऊपर थी 60 माइनस 15 वैसे ही p की जगह पर 3, फिर p स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा। ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये माइनस का मतलब है कि ये क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो माइनस इग्नोर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।